बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने कल जो स्टडी किया था वो था इंजाइम्स और उसके कुछ करेक्टर्स थे। आज बेटा हम पढ़ेंगे इंजाइम्स। इंजाइम्स आज हम पढ़ेंगे इंजाइम्स हैं क्या असल में, और उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। इंजाइम्स की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें ऑफ इंजाइम्स, बेटा इंजाइम्स जो हैं दो टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। दो तरीके से क्लासीफाई हमारे बुक में दी गई है। हमारी बुक के अंदर दो टाइप की क्लासिफिकेशन दी गई है। एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन और दूसरा है फंक्शन के बेस पे। पहले हम पढ़ते हैं कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो इंजाइम काम करते हैं वो किस तरीके से। वन आर नोन एज एंडो इंजाइम्स and number two that are known as एक्टोइंजाइम्स या एक्सोइंजाइम्स कहा जाता है। एंडो इंजाइम्स बेटा वो इंजाइम्स हैं जो सेल के अंदर बने और सेल के अंदर ही काम करें। तो एंडो इंजाइम्स क्या कहलाएंगे? एंडो इंजाइम्स नंबर वन पे हम आते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड। इंजाइम्स enzymes that work inside the cell। तो ऐसे इंजाइम जो सेल के अंदर बने और सेल के अंदर ही काम करें तो उन इंजाइम को हम नाम देते हैं कि ये एंडो इंजाइम्स हैं। ऐसे इंजाइम्स जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में काम कर रहे हैं, ऐसे इंजाइम्स जो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में काम कर रहे हैं या सेल के न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहे हैं, उन तमाम इंजाइम्स को नाम दिया जाएगा एंडो इंजाइम्स। इंजाइम्स that are working in mitochondria, chloroplast and nucleus etc। तो ऐसे तमाम एंजाइम्स जो सेल के अंदर बने और सेल के अंदर ही काम करें तो उन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं कि ये एंडो एंजाइम्स हैं। और दूसरे होते हैं जिनको हम एक्टो एंजाइम्स का नाम देते हैं या एक्सो एंजाइम्स। एक्टो एंजाइम्स और यू कैन से एक्सो एंजाइम्स। तो ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर बनकर बाहर काम करें, जैसे हमारे मुंह के अंदर सलेवरी एंजाइम्स काम कर रहे हैं और हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन काम कर रहा है। तो ऐसे तमाम एंजाइम जो सेल के अंदर बनकर बाहर काम करें उनको एक्टो एंजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम्स दैट वर्क आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर काम करें। तो ऐसे एंजाइम्स जो सेल के बाहर काम करें उन एंजाइम को नाम दिया जाता है एक्टो एंजाइम्स। बनते सेल के अंदर हैं, काम सेल के बाहर करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर बनकर सेल के बाहर काम करें उनको हम एक्टो एंजाइम्स का नाम देते हैं या एक्सो एंजाइम्स का नाम देते हैं। एंजाइम्स दैट वर्क आउटसाइड द सेल, ऐसे एंजाइम्स जो सेल के बाहर काम करें उनके लिए। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, सिलेवरी अमाइलेज या उसके बाद जो है पेप्सिन वर्क इन स्टमक या और बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर बनकर सेल के बाहर काम करें
तो उन एंजाइम को हम नाम देते हैं कि ये एक्टो एंजाइम्स हैं, जो सेल के अंदर बनकर बाहर काम करें एक्टो एंजाइम, जो सेल के अंदर ही वर्क करें उनको आप एंडो एंजाइम्स का नाम देते हैं। तो ऐसे तमाम एंजाइम्स जो सेल के अंदर बनकर बाहर काम करें उनको आप एक्टो एंजाइम, जैसे मुंह के अंदर सलेवा है, थूक या सलेवा है, और सलेवा के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है टाइलिन, टाइलिन या अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम सेक्रेट होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियास से ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, अमाइलेज या डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर बनकर अंदर ही काम करें, एंडो एंजाइम्स, जो सेल के अंदर बनकर बाहर काम करें उनको एक्टो एंजाइम्स का नाम दिया जाता है। अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। एक थी सेल के अंदर काम करने और सेल के बाहर काम करने के लिहाज से। अब ये दूसरी क्लासिफिकेशन है सेल के केमिकल कंपोजिशन। वन आर नोन एज प्रोटियोजाइम्स, आर आल्सो नोन एज सिंपल एंजाइम्स। और नंबर 2 पे है दैट इज द होलो एंजाइम, are also known as conjugated enzyme, conjugated enzymes। बेटा एंजाइम्स दो टाइप के होते हैं हमारे पास, वन आर नोन एज प्रोटियोजाइम्स एंड अदर आर नोन एज होलो आर कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। प्रोटियोजाइम्स बेटा वो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटियोजाइम्स, प्रोटियोजाइम्स जो हैं आर आल्सो नोन एज सिंपल एंजाइम्स। तो एंजाइम्स that are 100% made up of proteins, or we can say completely proteinous in nature हैं, ये in nature हैं। तो ऐसे तमाम एंजाइम्स जो प्रोटीन्स के बने हुए हों, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के बने हुए हों, 100% प्रोटीन्स के बने हुए हों, तो उन तमाम एंजाइम्स को हम नाम देते हैं कि ये प्रोटियोजाइम्स हैं या सिंपल एंजाइम्स हैं। और दूसरे जो नंबर 2 पे हमने लिखे हैं उनके लिए कहा जाता है होलो एंजाइम्स। होलो एंजाइम्स are also known as conjugated enzymes। तो बेटा ऐसे तमाम एंजाइम्स जो 99% प्रोटीन के हों और 1% नॉन प्रोटीनियस हों, ये कौन से एंजाइम्स थे? प्रोटियोजाइम्स दैट आर टोटली मेड अप ऑफ 100% मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये 100% प्रोटीन्स के बने हुए एंजाइम्स थे, सिंपल एंजाइम्स जो है। अब ये जो एंजाइम्स हम पढ़ रहे हैं ये 99% प्रोटीनियस और 1% नॉन प्रोटीनियस होते हैं ये। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर। एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। और होलो एंजाइम्स क्या हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या हैं, इनका एक पार्ट प्रोटीनियस है और दूसरा पार्ट नॉन प्रोटीनियस है। जो होलो एंजाइम्स हैं, one is the proteinous and other one is the non proteinous part। हाँ, अब जो प्रोटीनियस पार्ट है, प्रोटीनियस part of holo enzyme known as
apoenzyme, known as apoenzyme. Apoenzyme is the non-proteinous 99% proteinous part of the enzyme. तो इंजाइम का जो 99% प्रोटीनियस पार्ट है उसको हम होलो एंजाइम का नाम देते हैं। 99% जो प्रोटीनियस पार्ट है उसको होलो एंजाइम कहा जाता है, और जो लेस देन 1% है नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ conjugated enzyme are holoenzyme known as prosthetic group. प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो एंजाइम का नॉन प्रोटीनियस पार्ट है और जो 1% बनाता है। 1% होलो एंजाइम का जो 1% होता है वो नॉन प्रोटीनियस और 99% प्रोटीनियस होता है। अगर हम इस जगह पे लिखें होलो एंजाइम है क्या और उसको कंबाइन करके बनाएं तो आप कह सकते हैं कि एपोएंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 99% ये हैं और 1% ये हैं, तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो दैट इज कलेक्टिवली 100%। तो दोबारा सुन लें, एपोएंजाइम 99% बनाते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप 1%, 99% प्रोटीनियस और 1% नॉन प्रोटीनियस है। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो 100% बन जाता है। तो होलो एंजाइम्स आर द टाइप ऑफ एंजाइम्स दैट इंट्रोड्यूस बाय यूलर, साइंटिस्ट था उसने इंट्रोड्यूस कराया था। यूलर, यूलर कह सकते हैं या यूलर कह सकते हैं कि ये साइंटिस्ट था जिसने पहले मर्तबा ये एंजाइम्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। अब आगे आते हैं तो हम एंजाइम्स की अगर इसकी बात करें, हम इंड्यूस फिट मॉडल और मॉडल्स हैं कुछ जिसको हम की एंड लॉक मॉडल ऑफ एंजाइम भी कहते हैं। की एंड लॉक मॉडल, की एंड लॉक मॉडल, की एंड लॉक मॉडल डीजी वुड और पॉल फिल्डर ने इंट्रोड्यूस कराया था। वैसे उसके ऊपर मेन जो वर्क किया था उसने किया था डीजी वुड और पॉल फिल्डर ने। डीजी वुड, पॉल फिल्डर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया था या उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया था। और ये की एंड लॉक मॉडल है क्या असल में, एंजाइम्स वर्क is like lock while substrate work is like key। तो एंजाइम्स क्या हैं, लार्जर इन साइज हैं। एंजाइम्स क्या हैं, लार्जर इन साइज हैं और सबस्ट्रेट क्या है, स्मॉलर इन साइज। तो कल हमने इस तरीके से भी बनाया था, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई नहीं, ये सबस्ट्रेट है, दिस इज सबस्ट्रेट और ये एंजाइम के अंदर घुस रहा है। तो दिस इज नोन एज इन एंजाइम। एंजाइम इज लॉक एंड सबस्ट्रेट वर्क इज लाइक की। और ये किस चीज को शो करता है, की एंड लॉक मॉडल। की एंड लॉक मॉडल identify specific nature
ऑफ इंजाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक लॉक हो और उसको हम की से खोलें तो सारी चाबियां मीन्स हमारे पास बंच ऑफ की हो, चाबियों का जो है गुच्छा हो, मगर उनमें से आप देखें कि एक एक चीज या एक एक की को आप ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी की उस स्पेसिफिक लॉक को अनलॉक कर सकती है, कौन सी की उस स्पेसिफिक लॉक को अनलॉक कर सकती है। तो आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो किस तरीके से, जैसे हमारे पास जिस तरीके से हमारे पास बंच ऑफ की हो और उसमें से हम एक की ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो पर्टिकुलरली उसके ऊपर वर्क कर सके, तो इसी तरीके से हमारे पास भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो स्पेसिफिक हैं। मीन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है। ये ओनली मेटाबोलाइज प्रोटीन्स। प्रोटीएज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ऊपर वर्क कर सकता है। और इसी तरीके से लाइपेज एंजाइम जो हैं ओनली मेटाबोलाइज लिपिड्स। और इसी तरीके से आपके पास अगर कार्बोहाइड्रेज एंजाइम हो, वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, तो दोबारा समझ लें, प्रोटीन्स सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के ऊपर वर्क करेंगे, लाइपेज सिर्फ लिपिड्स के ऊपर वर्क करेंगे, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं और इन एंजाइम्स की स्पेसिफिक नेचर किस मॉडल तहत वर्क करती हैं, की एंड लॉक मॉडल के तहत। एंजाइम्स जो हैं स्पेसिफिक इन नेचर हैं, एंजाइम्स खास चीज के ऊपर जो है वर्क करते हैं और एंजाइम्स जो हैं स्पेसिफिक इन नेचर हैं और एंजाइम्स की स्पेसिफिक नेचर को आइडेंटिफाई किया जाता है की एंड लॉक मॉडल के तहत। जैसे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आपके पास एक एंजाइम है जिसको हम सक्रेज एंजाइम कहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्क कर सकता है सक्रोज के ऊपर। ये क्या करता है बेटा, सक्रोज को, केमिकल है एक, इसको ब्रेक करता है सक्रेज की प्रेजेंस में, किसमें, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इसको ब्रेक करता है। और एक और एंजाइम भी है जैसे जैसे माल्टेज है, ये ब्रेक करता है माल्टोज को। माल्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक करेगा ये। और इसी तरीके से लेक्टोज भी होता है, लेक्टेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो दोबारा सुन लें, एंजाइम्स क्या होते हैं, दैट आर स्पेसिफिक इन नेचर। हर एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक नेचर होती है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलते हैं तो उनमें से सक्रोज बनता है। माल्टोज जब ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और लेक्टोज जो है लेक्टेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज के लिहाज से इसकी फॉर्मेशन होती है। अब हम आगे आते हैं। अगर आपको जो है इसकी स्लाइड पिक्स लेनी है तो आप पिक्स ले लें बने। इंड्यूस फिट मॉडल है और ये इंट्रोड्यूस कराया था कोश लैंड ने।
कोशलैंड एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि एंजाइम्स जो हैं हमेशा अपनी एक्टिव साइट की साइज या शेप को चेंज करते रहते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम ऑलवेज चेंज देयर साइज shape and size of active site। और दूसरी चीज बेटा ये कि एंजाइम हमेशा जब एक्टिव साइट के अंदर when substrate enter into the active site of the active site of enzyme, then completely fixed in active site। इंड्यूस फिट मॉडल का मतलब ये है कि जैसे हम कोई चाबी हम लॉक के अंदर घुसेड़ते हैं, जैसे ही अंदर जाती है उसके अंदर, तो अगर वो की उस की अपनी होती है तो कंप्लीटली फिक्स हो जाती है। अगर की उसकी अपनी नहीं है तो वो फिक्स नहीं होती। फिक्स ना होने की वजह से उस की को अनलॉक नहीं कर सकती। सिमल्टेनियसली इसी तरीके से जैसे एंजाइम के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम है, तो इस एंजाइम के अंदर ये सबस्ट्रेट कंप्लीटली जाकर फिक्स हो जाता है, इसे फिट हो जाता है। फिट होने के बाद ये एक्टिव साइट को नैरो कर देते हैं। ऐसे जैसे हम किसी को हग करते हैं, मीन्स अपने गले लगाते हैं, तो अगर वो गले भी लगाए हम, उसके बाहर हाथ आप नहीं लगा रहे या उसको हाथ नहीं दे रहे, तो वो समझेगा कि इसके दिल में कुछ है, वाकई कोई मसला है इसको। अगर आपको मिल रहा है और उसको जफी लगा रहे हैं आप, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत है, मीन्स यू वांट टू कम क्लोज टुगेदर, मीन्स आप जो है एक दूसरे के क्लोज रहना चाहते हैं। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि व्हेन सबस्ट्रेट एंटर into the active site of enzyme, then narrow their active site till completion of reaction। तो दोबारा सुन लें। जब एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर मटेरियल घुसता है, अंदर जाता है, तो अंदर जाने के बाद सबस्ट्रेट अपनी पोजीशन में फिक्स हो जाता है। जब एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट फिक्स हो जाता है तो एंजाइम भी उसको जफी लगाता है और उसको कंप्लीटली कवर कर देता है। और ये कवरिंग या उसको नेरो करने से ये होता है कि एंजाइम्स जो हैं उस सबस्ट्रेट को अपने क्लोज लाना चाहते हैं, करीब लाना चाहते हैं, ताकि उसको कंप्लीटली रिएक्ट कर सकें या उनको मेटाबोलाइज कर सकें। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली जारी रहता है। सबस्ट्रेट remain inside the active site till completion of reaction। जब रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो एंजाइम जो हैं अपने एक्टिव साइट को खोल देते हैं, और जब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक्टिव साइट खुलता है तो सबस्ट्रेट गो आउट, रिलीज आउट,
या बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो एंजाइम्स बेटा क्या है, प्रोटीनियस इन नेचर हैं। एंजाइम्स की एंड लॉक मॉडल को ओबे करते हैं और एंजाइम्स इंड्यूस फिट मॉडल को ओबे करते हैं। ऐसे जैसे कोई चीज मटेरियल के अंदर फिट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, इसी तरीके का मैकेनिज्म है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि एंजाइम्स जो हैं उनके फैक्टर्स हैं। एंजाइम्स के लिहाज से हमारे पास फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम्स। नंबर 1 है हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और नंबर 2 है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और नंबर 3 है इफेक्ट ऑफ पीएच। नंबर 4 है इफेक्ट ऑफ कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स, और नंबर 5 पे है इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, और नंबर 6 पे इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स लिख दिया मैंने, वाटर, और नंबर 7 है इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। मगर एक चीज इस जगह पे रह गई थी जो मैं आपको बता दूं, इस जगह पे प्रोटीनियस वाले जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप बेटा 2 टाइप के होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं, ये रह गया था, इसका एक होता है कोएंजाइम और दूसरा कहलाता है कोफैक्टर। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और कोफैक्टर इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। कोएंजाइम्स प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उसको अगर हम डिस्कस करें, प्रोस्थेटिक ग्रुप